Today we are going to cover the chapter Audit Report. After the explanation of the chapter, we'll be moving forward with the MCQs and the ICI module practical questions. So let's start with this chapter. Audit Report. इसमें हम ऐसे वाइज चलेंगे. सबसे पहले जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में देखिए, इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाता, हमेशा ये मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की. मैनेजमेंट ऑल्सो एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स. तो ये पूरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाएगा, अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगा जो कि फ्री होने चाहिए फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स. मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स का मतलब अभी समझेंगे. सबसे पहली बात, मिस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो मिस स्टेटमेंट्स कुछ गलतियां होती हैं जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुई होती हैं. और मटीरियल का मतलब है कि ऐसी इंपॉर्टेंट या फिर ऐसी मटीरियलिस्टिक गलती होना जिससे आपके यूजर्स के डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सके. ओके, नाउ वील बी मूविंग फॉरवर्ड with the essay, that is essay 700. So this is a very important essay. Let's move forward with it. essay 700 की अगर हम बात करें, इसका नाम है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेसिकली ऑडिटर का काम क्या होता है कि उसको एक ओपिनियन बनाना है और फिर उसको रिपोर्टिंग देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपिनियंस की. तो दो तरीके के ओपिनियंस होते हैं जनरली. आपके जो ओपिनियंस हैं वो दो तरीके के हैं, मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियंस. तो मॉडिफाइड ओपिनियन और अनमॉडिफाइड ओपिनियंस के ऊपर नाउ वील बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स. सबसे पहले आई वांट टू जस्ट मार्क द अटेंशन टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव पार्ट. दिस ऑब्जेक्टिव इज रियली इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर एज पर एस 700 आर. दो चीज़ें हैं. सबसे पहला कि ऑडिटर की जो अभी मैंने आपको चीज़ बोली ऑब्जेक्टिव के बारे में, ये वही है कि टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. की जो ये नाम है इसी में आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. जो आपके ऐसे का नाम है उसी में ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहली चीज़ फॉर्मिंग एन ओपिनियन, कि आपको ओपिनियन बनाना है. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हम ओपिनियन किसके बेसिस पे बनाएंगे? जो भी आपको कंक्लूजन्स ड्रॉ आपने करे हैं फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, उसी से हमें ओपिनियन फॉर्म करना है. और दूसरी चीज़ में इन्होंने बोला टू एक्सप्रेस क्लियरली ओपिनियन थ्रू अ रिटन रिपोर्ट. हम जो भी ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे वो एक रिपोर्ट के थ्रू करेंगे, रिपोर्ट में लिख कर करेंगे कि वो मॉडिफाइड है अनमॉडिफाइड है. तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. वी कैन क्विकली रिपीट दिस टू ऑब्जेक्टिव्स इन शॉर्ट. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि आपको ओपिनियन फॉर्म करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. वो ओपिनियन जो कि हमने एज एन ऑडिटर ड्रॉ करा होगा फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस जो हमको मिले हैं. और दूसरा, उसी ओपिनियन को आपको अपनी रिटन रिपोर्ट में भी दिखाना है. सो सिंपल दो ऑब्जेक्टिव्स थे. Okay, now we'll be moving forward with to form opinion, auditor to obtain the reasonable assurance, right? To form an opinion, auditor को move करना है with the reasonable assurance. तो अगर कभी भी एक ऑडिटर को एक ओपिनियन फॉर्म करना है तो उसको रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए. हमेशा एक ओपिनियन हमें ड्रॉ करने के लिए ऑडिटर को क्या चाहिए? उसके पास एक रीजनेबल अश्योरेंस तो होनी चाहिए कि क्या ये जो हम ओपिनियन देने जा रहे हैं क्या ये रीजनेबली करेक्ट है. तो दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. तो इसमें इन्होंने बोला है कि देखो, सबसे पहला पॉइंट है ऑडिटर एक ओपिनियन बनाएगा. ऑडिटर शेल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल द मटीरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट. ठीक है, तो सबसे पहले ऑडिटर को ओपिनियन बनाना है और ओपिनियन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इस बेसिस पे बना रहे हैं कि क्या आपने एप्लीकेबल एफआरएफ के बेसिस पे ही अपना ओपिनियन दिया है या नहीं दिया है. ही विल फॉर्म एन ओपिनियन इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ. मतलब जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से आपको ओपिनियन देना चाहिए. तभी हम बोलेंगे कि आपने एक रीजनेबल अच्छा ओपिनियन दिया है. ये था फर्स्ट पॉइंट. अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा है कि इन ऑर्डर टू फॉर्म दैट ओपिनियन द ऑडिटर शैल कंक्लूड एज टू वेदर ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड द रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स और नो. तो इसमें इन्होंने बोला कि जब भी हम एक ओपिनियन बना रहे हैं ऑडिटर को कंक्लूड करना चाहिए एज टू वेदर द ऑडिटर, क्या ऑडिटर के पास एक रीजनेबल अश्योरेंस है कि क्या जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो फ्री है फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स और नॉट. तो इस बारे में ऑडिटर का एक कंक्लूजन होना चाहिए. अब वो क्या कंक्लूजन्स होने चाहिए? कंक्लूजन्स होने चाहिए आपके पास 3, जो कि है वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड और नॉट. हम अगर कुछ भी ओपिनियन दे रहे हैं तो वो अपने एविडेंस के बेसिस पे दे रहे हैं. एविडेंस मिला तो वी आर एबल टू गिव दैट ओपिनियन.
सो वेदर सफिशिएंट, क्या एक सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको मिला या नहीं मिला, ये कंक्लूजन है। जो भी हमारा कंक्लूजन है इसके बेसिस पे है। क्या जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स थे क्या वो मटीरियलिस्टिक तो नहीं है, चाहे इंडिविजुअल चाहे एग्रीगेट में। एंड लास्टली द इवैल्यूएशंस। तो ये सब चीज़ें देखकर ऑडिटर जो है वो एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है और अपना एक ओपिनियन फॉर्म करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर। तो जो ऑडिटर है ही विल इवैल्यूएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है कि जो ऑडिटर जो भी कुछ इवैल्यूएट करता है वो क्या एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है। दिस इवैल्यूएशन विल इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। वो देखेगा अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स ऑफ द पॉसिबल बायस इन मैनेजमेंट्स जजमेंट, राइट। इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये वाला, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर। ऑलराइट, तो स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है 4 to 5 मार्क्स के लिए। लेट्स लुक एट दैट। स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर, इसमें इन्होंने कुछ 4 से 5 पॉइंट्स दिए हैं एंड दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट वन, यू कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर। देखो ऑडिटर जब भी अपना ओपिनियन देगा वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी तो इवैल्यूएट करेगा ना। ओपिनियन देने से पहले वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को इवैल्यूएट करता है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाई। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं जो आपने पॉलिसीज़ लगाई हैं और अप्लाई करी हैं। चलो ये वाली बात हो गई कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या सिलेक्ट करी और क्या अप्लाई करी। फिर हम उसी के बारे में आगे बात करेंगे, क्या आपने उन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करा या नहीं करा। कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करना है और एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं क्या वो रीजनेबल थे या नहीं थे। ये सब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि ऑडिटर को इवैल्यूएट करनी है। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्या वो इतनी रेलेवेंट और रिलायबल है, क्या वो कंपेरेबल और अंडरस्टैंडेबल है, ये सब देखना। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स टू इनेबल द इंटेंडेड यूजर्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ मटीरियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑन द इन्फॉर्मेशन। क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं मटीरियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट, जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या वो उतनी अप्रोप्रिएट है, क्या जो आप टर्म्स यूज़ कर रहे हो क्या वो ठीक है या नहीं। सो दिस इज द स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस पार्ट एंड येस इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 to 5 मार्क्स। दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। Okay, now we are going to talk about the important part of this chapter, that is the fair presentation framework and the compliance framework. Okay, so इसमें हम बात करेंगे कि आपका fair presentation framework क्या होता है और compliance framework क्या होता है। देखो fair presentation framework में हम बोलेंगे कि इसमें आप जैसे क्या करोगे, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का वैसे मतलब है कि हम प्रॉपर एएस लगा रहे हैं, इंड एस लगा रहे हैं, शेड्यूल 3 फॉलो कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। प्लस अगर आप इसमें एफआरएफ से डेविएट करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसको कहते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर एएस फॉलो करके, इंड एस फॉलो करके, शेड्यूल 3 फॉलो करके। बट अगर हम चाहें तो क्या हम डेविएट कर सकते हैं इस रिक्वायरमेंट से, यानी कि फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से क्या हम डेविएट कर सकते हैं। अगर आप डेविएट कर रहे हैं उसको बोलेंगे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कि हमें अपने स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर दिखाने के लिए हम ये डेविएशंस कर रहे हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क। वो बात ठीक है कि आपको कंप्लायंस तो करना ही है विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दो हैं। इतना तो कॉमन है कि आपको कंप्लाई तो करना ही है विद द रिक्वायरमेंट्स, राइट, आपको कंप्लायंस तो करना ही है। द थिंग इज अबाउट एक्नॉलेजमेंट। तो कह रहे हैं एक्नॉलेजेस एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली दैट टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हमें फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करना है तो ये ज़रूरी हो सकता है मैनेजमेंट के लिए कि हम ऐसे डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करें जो कि बियॉन्ड हो दो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क कह रहा है क्या हम उसके बियॉन्ड जाके भी कुछ ऐसे नेसेसरी डिस्क्लोजर्स दे सकते हैं। यस, सो दिस इज व्हाट दे मीन इन द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। दूसरा पॉइंट है एक्नॉलेजेस एक्सप्लिसिटली दैट इट मे बी नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट टू डिपार्ट
फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट, डिपार्ट, अभी मैंने ऊपर बोला था डेविएट, दैट इज द सेम ईयर कि अगर मैनेजमेंट चाहे तो वो डिपार्ट या डेविएट भी कर सकता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट, जो फ्रेमवर्क की जो रिक्वायरमेंट है उससे हम डिपार्ट और डेविएट कर सकते हैं टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। जो हम हमेशा बात करते हैं अबाउट ट्रू एंड फेयर व्यू, तो यहाँ पे वो उसी फेयर वाले वर्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आपको फेयर रिप्रेजेंट करना है तो उस फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हम डेविएट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर मैनेजमेंट चाहे तो क्या डिस्क्लोजर्स के बियॉन्ड भी चीज़ें दिखा सकता है, बियॉन्ड विच इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड, देन द आंसर इज येस। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस इज सिंपल, इसमें आप डेविएट नहीं कर सकते। कंप्लायंस एज द वर्ड सजेस्ट कि यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का ही मतलब यही मतलब है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि कंप्लायंस चाहता है। यहाँ हमें फेयर रिप्रेजेंटेशन को नहीं देखना, यहाँ हमें बस कंप्लायंस करना है। इसमें आप डेविएट नहीं कर सकते, इन्होंने साफ साफ बोला है इसमें आप डेविएट नहीं कर सकते। डज नॉट कंटेन एक्नॉलेजमेंट्स इन 1 और 2 अबव, मतलब आप डेविएट नहीं कर सकते, ना आप बियॉन्ड जा सकते हैं डिस्क्लोजर के और ना आप डेविएट या डिपार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन। जल्दी से अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड ओपिनियन को कवर करेंगे, वेरी इजी पार्ट। ऑलराइट, तो द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस essay इज योर स्पेसिफाइड एंड the modified and unmodified opinions. So modified opinion and unmodified, सबसे पहले unmodified की बात करते हैं. The auditor shall express an unmodified opinion when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF. तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन कहता है कि सब कुछ सही है, आपने जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं सारे मटेरियल रिस्पेक्ट्स में बनाए हैं, एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बनाए हैं, बात खत्म। जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं मटीरियलिस्टिक रिस्पेक्ट में बने हैं और एप्लीकेबल FRF को फॉलो करके बने हैं। उसके बाद आता है मॉडिफाइड ओपिनियन विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो मॉडिफाइड ओपिनियन बात करता है, इट कंक्लूड्स that based on the audit evidence obtained the financial statements as a whole are not free from the materials। में दो चीज़ें आपके आएंगी। पहला पोर्शन बोलेगा कि ऑडिटर यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है कि जो भी आपको ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं वो फ्री नहीं है फ्रॉम द मटीरियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो जो आपके ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं उससे आप ऐसा कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम द मटीरियल स्टेटमेंट्स, तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। और दूसरा पॉइंट बोलता है कि यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट, इसमें तो आपको एविडेंस ही नहीं मिला, तो आप रिपोर्टिंग ही बिल्कुल श्योर होके कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे तो हमें एविडेंस ही नहीं मिला, जब एविडेंस ही नहीं मिला हाउ वी कैन कंक्लूड कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है या नहीं है फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। तो हम इसमें ऐसा मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है कि मिस स्टेटमेंट हो। सो इस वजह से ये दोनों पॉइंट्स हमारे मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में आते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट बात करेगा आपको एविडेंस तो मिला है और उसी एविडेंस के बेसिस पे मैं ऐसा कंक्लूड कर रही हूँ कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। और दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला दैट यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट, अब तो आपको एविडेंस ही नहीं मिला, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है या नहीं है फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। तो दिस इज व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, एंड आप देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो वील बी डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स नाउ एंड दिस इज व्हाट द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो सबसे पहला जैसे कि इन्होंने बात करा टाइटल, टाइटल में क्या आता है, टाइटल आपको पता ही है कि भाई उसमें एक टाइटल आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, दिस इज द टाइटल। टाइटल में इंडिपेंडेंट वर्ड इज ऑफ वेरी मच सिग्निफिकेंस कि भाई इंडिपेंडेंट लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एड्रेसी का। द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो आपकी ऑडिटर की रिपोर्ट है ना वो एड्रेस्ड होनी चाहिए कि हम दे किसको रहे हैं, उसमें लिखा होगा टू द मेंबर्स ऑफ ABC और XYZ कंपनी लिमिटेड रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑडिटर्स ओपिनियन। तो ऑडिटर का ओपिनियन वाला पोर्शन इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं ऑडिटर्स ओपिनियन में क्या आता है। तो आपकी देखो ऑडिटर्स ओपिनियन में कुछ 4 से 5 बातें हैं जो कि आएंगी। हम ऐसे समझेंगे कि ऑडिटर का ओपिनियन जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, मतलब 2 पैराग्राफ्स में। एक आपका होगा पैराग्राफ नंबर 1 और एक होगा आपका पैराग्राफ नंबर 2 इन योर ओपिनियन वाला पोर्शन। तो जो पैराग्राफ 1 है उसमें ये वाली चीज़ें आएंगी,
ठीक है। और जो पैराग्राफ 2 होगा उसमें आपका एक्चुअल ओपिनियन आएगा कि एक्चुअली में क्या ओपिनियन है ऑडिटर का, वो किस में आएगा, पैराग्राफ नंबर 2 में। और पैराग्राफ नंबर 1 में आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। लेट्स सी व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस पे देखेंगे। सबसे पहला है कि भाई आप ओपिनियन में पहले वाले पैराग्राफ में कुछ 4 ये जो 5 चीज़ें दे रखी हैं ये आपको लिखनी है। सबसे पहला भाई अगर आप किसी भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस कंपनी का नाम बताएंगे ना कि कौन सी एंटिटी है जिसका मैंने ऑडिट करा और जिसके बारे में मैं ओपिनियन देने जा रहा हूँ। सो यू विल बी राइटिंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग ऑडिटेड। ये देखिए सबसे पहले आपको उस एंटिटी का नाम बताना है जिसके आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करा है। नेक्स्ट इन्होंने बोला आपको बताना है, आपको ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है। थर्ड में आपको आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या ऑडिट करा है। आप बताएंगे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, CFS, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब, ये आप बताएंगे कि हाँ हमने ये सब कुछ ऑडिट करा है। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट काफ़ी सिमिलर है। सेकंड में आपको बोलना है कि हाँ आपको स्टेटमेंट देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुए हैं। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टाइटल, मतलब बताना है, नाम बताना है, बैलेंस शीट, PL, ये सब कुछ हमने ऑडिट किया है। फोर्थ पॉइंट बात करता है नोट्स के बारे में कि आपको नोट्स पे रेफरेंस देना है फोर्थ पॉइंट में, और उसमें आप बताएंगे कि हमने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की समरी भी लिखी है। आपको रेफर करना है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज विच विल, उसकी समरी दे रखी होगी इन द नोट्स। एंड द लास्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट आपको डेट बतानी पड़ेगी, आपको पीरियड बताना पड़ेगा कि आपने कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है। ऑल राइट, सो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे, लेट्स रिपीट इट फास्टर। सबसे पहला पॉइंट आप एंटिटी का नाम बताएंगे, फिर आप बताएंगे स्टेटमेंट में कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करे हैं, फिर आप बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने कौन कौन से ऑडिट किए हैं, वो आपको स्पेसिफिकली स्टेट करने होंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, CFS। और फिर आप रेफर करेंगे नोट्स में जहाँ पे आपके पास समरी मिलेगी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की ऑफ द कंपनी। एंड उसके बाद आप बताएंगे द पीरियड विच इज़ कवर्ड, जिसका आपने ऑडिट किया है।